नालंदा कोचिंग सेंटर महेंद्रगढ़ के जो फैकल्टी है उनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अमित सर हैं, हाथ हिला करके अभिनंदन जरूर करेंगे। और युवा साथी हैं, संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं नालंदा एकेडमी के। तो गुरुजी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और ये देखें, जब कभी भी इनके पास समय होता है गौओं के साथ समय बिताने के लिए अवश्य आते हैं। तो काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य, वर्षा ऋतु जो है वो उसका आगमन हो चुका है। और ये देखें बरखा, बस 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 भाई, बस का बस, बरखा रानी बस, बरखा रानी बस, बरखा रानी चलो। तो गीता की बेटी को यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देवकी और उधर जानकी 2162 की ये दोनों बेटियाँ हैं। एक बरखा, ये देखें इसकी माँ, इसकी माँ देवकी की माँ बरखा। और यहाँ पर जो है गीता की बेटी, ये देखें खट्टी और मीठी की एक जोड़ी हुआ करती थी। तो मीठी को गांव घिराए से विजयपाल बुरा युवा साथी हैं वो ले जा चुके हैं। और खट्टी जो है वो यहाँ पर है। ये देखें शीशम के जो पत्ते हैं वो भी ये खाती हैं। तो शीशम की जो तासीर है वो ठंडी है। और ये देखें जानकी की जो माँ है, 2162 से इसका गर्भधारण करवाया गया था। अभी थोड़ा सा विराम देंगे। और त्रिशूल को वहाँ पर देख सकते हैं, नन्हा बछड़ा, हरियाणा नस्ल का, शक्ति का प्राकृतिक गर्भाधान से प्राप्त बेटा। और जो हैं वो यहाँ पर हैं। बूढ़ी माई या बूढ़ी हो चली हैं तो वो गोचर में चरने के लिए आती नहीं है। और जो अभी इनमें जो आया है वो राजा सांड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शक्ति को पीछे रखा गया है। एक समय सुबह के समय शक्ति आएगा, शाम के समय राजा इनके साथ आएगा। और ये देखें श्यामा जो गऊ है, श्याम रंग की, श्यामा 1 और श्यामा 2 दो गायें हैं हरियाणा नस्ल की श्याम रंग की। ये देखें चरते चरते राजदीप युवा साथी संस्थापक नालंदा एकेडमी। तो समय निकाल करके आप यहाँ पर आए हैं। जी भाई साहब जी, कैसा महसूस करते बड़ा हैं? आनंद आता है यहाँ आने के बाद। और गाँवों के साथ इस गोचर में मजा ही अलग है। अच्छा, हाँ तो आज संडे था इसलिए आज आए और गोचर का आनंद लिया। हाँ तो मन खुश हो जाता है यहाँ आने के बाद। तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं इस भारतवर्ष में। एक है बांध करके रखने की और हमेशा स्टॉल फीडिंग करने की, कि उसको जो तूड़ा आपने दे दिया, जो भूसा आपने दे दिया, या जो बाजार की फीड दे दी। एक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जंगल के या गोचर के इस फर्श पे आपको छोटे से क्षेत्र में कितनी आपको पत्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये वनस्पति जो है वो खाने वाली गऊ, और उन गऊओं में किस तरह से आप देखते हैं कि क्या व्यवस्था इन गऊओं के लिए होनी चाहिए? आएगी वो अनेक प्रकार की वनस्पति खाएगी, जिससे दूध में भी अनेक गुण आएंगे। अलग अलग वनस्पति खाएगी, उसको परमानेंट तूड़ा खिलाएंगे तो उसके दूध में वो मजा नहीं है जो गोचर में गाय चल जाती है, वो मजा आता है। मेरे पास भी गौ माता है पर मेरे पास गोचर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ आने के बाद मन खुश हो जाता है। हमारी वही परंपरा है, खुट्टे से बांध के रखते हैं, क्यों गोचर है नहीं, लेके कहाँ जाए, मजबूरी हमारी ये है। जी 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 जी, इसलिए आपके पास आते हैं। तो ये जो गोचरों की जो व्यवस्था है या शामलात की जो ज़मीन है, ये तो हमारी बड़ी व्यवस्था, तो हर गांव तो बड़ी व्यवस्था जो है शामलात की जो ज़मीन है, जंगलात की ज़मीन कहें, गोचर कहें, तो इस तरह की जो खुली ज़मीन थी जहाँ पर पशुधन चरता था, तो वो कुछ कम होने की वजह से शहर के नजदीक है। हाँ। और नजदीक होने के बाद के कारण वहाँ गोचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो गांव लगभग शहर के पास है वहाँ क्या हो रखा है कि हर जगह प्लॉट काट दिए गए, मकान बना दिए गए, बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए गए हैं। तो वहाँ गोचर नहीं है, इसीलिए गोचर देख कर आनंद आता है। तो ये देखें जो एक प्राकृतिक क्रिया है, गाय जब चरती है, गाय जब चलती है तो उसका मेटाबॉलिज्म फिट होता है। गाय जब चरती है तो आप उसको देखें कि जीभ से वो लपेटेगी घास को और फिर निचले वाले दांतों से उसको काट करके और फिर जंगल के इस फर्श से उसको अलग करती है, फिर खाती है। जबकि हम स्टॉल फीडिंग में जब खिलाते हैं तो जिस प्रकार से चाउमीन को निगलते हैं उस प्रकार की प्रक्रिया होती है, काटने वाली जो प्रक्रिया अगले दांतों की, क्योंकि जब जुगाली उठाती है उस समय तो सिर्फ और सिर्फ उसके पिछले दांत सक्रिय हैं, लेकिन अगले दांतों की पूरी प्रक्रिया स्टॉल फीडिंग में जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो एक और युवा साथी आ जाएं, ये देखें त्रिशूल से इनका विशेष प्रेम है। जी बताएं। तो ये जो कुछ विचार मैं आपके भी सुनना चाहूँगा।
पेशे से आप इंजीनियर हैं, अच्छी 1.5-2 लाख रुपए की प्रति माह की इनकम लेते हैं, लेकिन फिर ये गाय क्यों ऐसी आवश्यकता है, क्यों आप? जी तो भाई, हाँ विज्ञान ने जो कुछ भी किया है, जी आप प्रकृति को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जी, जो खुल प्रकृति करके है, विचार प्रकट करें कि क्या ऐसा है प्रकृति कि है। आज हर मानव शारीरिक जटिलता से त्रस्त है, समय किसी के पास है नहीं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, गऊ जो कि केंद्र बिंदु हुआ करती थी हिंदू धर्म की, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, उनके साथ जो लाग लगाव था वो पीछे छूट गया। प्रकृति है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में संपन्न है, और प्रकृति ही है जो आत्मनिर्भर है, जिसको हमारी किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन ये जीवन की आपाधापी में हमने काफी कुछ खो दिया। आधुनिकता सर चढ़ करके बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के वो जो अपने आप सेल्फ जो मैकेनिज्म हैं, आप ये देखें, किसी ने बीज नहीं उगाया, किसी ने खाद नहीं दिया। ऐसे कहा जाता है कि बुवाई करें, जुताई करें, तब खेत में आपको पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। आप एक बार हाथ फिरा करके दिखाएं कितने से क्षेत्र में और कितना अच्छा प्रोडक्शन हमें मिल रहा है। ये देखें, ये देखेंगे तो ये 1.5 फीट के आसपास। हाँ, कोई खाद नहीं, कोई बुआई, जुताई, हैरो, कल्टीवेटर, कुछ नहीं। हाँ। ये आज से लगभग 15-20 दिन पहले अंकुरित हुई है। हाँ हाँ। और ये 15-20 दिन पहले ये चली है, और अभी ये लगभग 1.5 फुट के आसपास हो चुकी है। जिस यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर, कंपोस्ट कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, आप उत्पाद में भी कुछ भिन्नता मानते हैं कि देसी गऊ तो हम चिल्लाते रहे, लेकिन एक गाय जो स्वच्छंद चरती है, स्वेच्छा से चरती है, और एक गाय जो स्टॉल फीडिंग है, उनके गुणवत्ता में फर्क है? जी, निश्चित रूप से ये इसमें कोई संशय नहीं है कि जो गाय जो खाती है, दूध में उसी के पोषक तत्वों का समावेश होता है। तो जो मोनोफीडिंग जिसकी चलती है, जो हमेशा गेहूं का या बाजरे का कोई भी चारा अगर खाती रहेगी, तो उसमें उसी के पोषक तत्व रहेंगे। लेकिन यहाँ जितनी जो वैरायटी है, तो इसमें जो कुछ भी ये खा रही है, तो उस सभी वनस्पति के पोषक तत्वों का समावेश इसके दूध के अंदर, न केवल दूध में, इसका जो गाय जब चलती है, खुला घूमती है, तो उसको जो प्रसन्नता मिलती है, उसको देखकर हम भी अगर बारीकी से उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें भी उसी प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो ये सिर्फ दूध की बात नहीं है कि हम दूध के माध्यम से ही लाभान्वित होते हैं। तो अगर हम इसके गोमूत्र का, गोबर का किसी प्रत्यक्ष रूप से अगर सेवन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हम इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये देखें, संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। श्यामा 2 की बेटी, पिता हैं राजा। ये देखें, बॉडी स्ट्रक्चर और चंचलता इसकी काफ़ी सुंदर। पयस्विनी, ये देखें, राजा की एक और बेटी। देखें, युवा साथी एक और हैं, गुरुजी हैं अमित सर, बायोलॉजी के जो हैं गुरुजी हैं। तो यूरो स्कूल में पढ़ाते हैं आप? सर फिलहाल मैं यूरो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। बाकी 10 साल से मैं हैप्पी एवरग्रीन स्कूल महेंद्रगढ़ में सेवा दी है मैंने। अच्छा, सेवा दी। हाँ, काफ़ी बच्चे डॉक्टर निकाले हमने। काफ़ी बच्चे आपने डॉक्टर तैयार किए हैं। तो ये देखें, युवा साथी हैं, शिक्षित हैं और काफ़ी सक्षम हैं, लेकिन फिर भी इन चंचल नन्हे बच्चों के साथ समय जो बिताते हैं। तो और मैं आपसे 2 शब्द जानना चाहूँगा। बायोलॉजी, जी सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर आप बना रहे हैं समाज के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो रोग हैं, जो बड़े बड़े गगनचुंबी अस्पताल हैं, डॉक्टर्स की जो संख्या है, जो जिनका नंबर इस देश में नहीं बढ़ पाता है, वो विदेश से डॉक्टरी करके आ रहे हैं, तो इतना कहाँ से रोग आ गया ये समाज में? सर एक्चुअली ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन की वजह से, बायोमैग्निफिकेशन एक वर्ड होता है, जैसे जिन चीज़ों को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में जाते हुए और ह्यूमन की बॉडी तक पहुँच जाते हैं। और क्योंकि हमारी बॉडी तो उसको यूज ही नहीं कर पाती, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप के डिजीज। उदाहरण के साथ समझाएं, हमारे जो दर्शक हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस प्रकार से पॉलीथीन का कोई छोटा कण है, जी बिल्कुल, वो हमारे शरीर में चला गया। पॉलीथीन का छोटा सा कण है, वो बाई चांस किसी भी एक प्लांट, मान लीजिए एक प्लांट, एक छोटा सा एक घास है, अब कोई पॉलीथीन मान लीजिए, वो किसी न किसी केमिकल से बनी हुई है, बहुत एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वो इसके अंदर गई है, और
अब इस मान लीजिए ये अपने पास ये एनिमल है, हाँ हाँ हाँ, इसने इसको लिया, ठीक है ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो इसकी अमाउंट जो है, हाँ हाँ, जो इस घास में थी ना, हाँ, हाँ। वो कहीं ना कहीं कई गुना ज्यादा बढ़ करके इसमें आई। मान लीजिए ये गौ माता थी, हाँ, इसने हमें दूध दिया हम्म, और उस दूध को हमने लिया ना, हम्म। तो वो उससे भी कहीं ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर वो आई है। हम्म, एंड बायोलॉजी में इस टर्म को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और इसकी वजह से डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं। एक छोटा सा डिजीज पहले आया था, मिनी माता डिजीज, वो मरकरी की वजह से हो गया था, ऐसे आर्सेनिक की वजह से। तो बहुत सारे डिजीज आ रहे हैं सर। और तो ये तो हैवी मेटल, हैवी डिजीज, हैवी मेटल है, हैवी मेटल हमारे जाकर के पूरे तंत्र के साथ फेरबदल करते हैं, छेड़खानी करते इवन हैं। हमारे नहीं, प्लांट्स के भी करते हैं, प्लांट्स भी इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते है सर। तो जर्नली डीडीटी हम छिड़क देते हैं ना खेत में, हाँ, हाँ। पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वो भी हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। जी, जी, डीडीटी का जी। तो बहुत बड़ा एक डीडीटी के लिए तो कहा जाता है कि एक बार अगर आपने जमीन में या कहीं यूज कर दिया 100 साल तक वो एज इट इज पड़ा रहेगा। नहीं नहीं, एजिटी नहीं है, उससे कई गुना बढ़ जाता है सर वो। जमीन में तो रहा हो, बट उसका केमिकल कंपोनेंट जो बॉडी के अंदर गया है किसी भी एनिमल के अंदर, तो उससे कहाँ गया वो ह्यूमन चेन में एंटर कर गया है। और ह्यूमन चेन में नहीं, अगर वो बर्ड्स में चला जाता है तो बर्ड्स की जनसंख्या ही कम हो जाती है सर। उनके अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, ऐसे हमारी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है ये। और तो ये सारी बिंदु हैं। तो आप गाय को इसका समाधान कैसे देखते हैं कि इसका समाधान कुछ गाय के तौर पर भी हो सकता है या गोचर भी इसका कोई समाधान है? सर गोचर है, जरूरी है, बट धीरे धीरे ड्यू टू अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो धीरे धीरे जो जंगल है वो धीरे धीरे बनी जिसको बोलते हैं देसी भाषा, वो कम होती जा रही है सर। तो आप तो ग्रामीण क्षेत्र से भी, गांव है आपका देवास, जी बिल्कुल, देवास से भी संबंध रखते हैं। भले ही आप बुरशर्ट, पैंट बुरशर्ट लगा करके बच्चों को स्कूल में, तो जैसे ही आप घर पर आते हैं तो वो उस ड्रेस को उतार करके किसान बन जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा ही है, घर पर भी आपके गऊ है, आपके भी घर पर गऊ है, आपके घर पे 3 गऊ हैं। तो कैसे देखते हैं कि वो जो शामलात की जो जमीन थी और गोचर की जो जमीन थी, जिनके ऊपर इन गऊओं का हक मैंने था? ना एक्चुअली ये चीजें पहले जर्नली वैसे देखा था, कभी टीवी में, कभी मान लीजिए यूट्यूब पे लगा लीजिए, और छोटे थे जब कभी लोग जैसे गोचर के लिए जाते थे। लेकिन आज मेरे को एहसास हो रहा है कि गऊ इतना प्रेम ह्यूमन से भी करती है, हमारे साथ खेल रही है आकर के, बच्चा खेलता है ऐसे खेल रही है। हमारे पास घर पे भी है, लेकिन हमने ऐसा फील नहीं किया था। मैं भी चाहता हूँ उसको अब जो है ना बाहर घुमाने के लिए लेके जाए ऐसे ऐसे। जी जी जी। और प्लानिंग ये है कि भाई उन चीज़ों को, ऐसी प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ें गऊ को। फिलहाल तो आप यही है, नॉर्मल तरीके से हम उनको बांध के रखते हैं, लेकिन मैं प्लान ये करूंगा कि भाई जो है ना उसको खुला छोड़ा जाए, खुला छोड़ा जाए। तो ये हृदय परिवर्तन इनका जरूर हुआ है कि गऊ जो है वो खुले का जीव है, जिस प्रकार से हम तनाव में आ जाते हैं। जी बताएं। इस खुला रखने के लिए मैंने जर्नली एक कनाल के अंदर, जिसको बोलते हैं, एक प्रकार से फार्म बना दिया, उसके अंदर जो है ना घास वगैरह लगा करके उसमें खुला छोड़ने के प्लान मैंने किया अभी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, गऊ का विकास हो, न केवल उसको अच्छा दाना चारा दे पाएं, लेकिन उसका मानसिक विकास खुला रख करके भी हम कर पाएं। तो युवा साथी हैं योगेश, इंजीनियर आप हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो बताएं, गोचर जीवन को या हम मानवों को ज़्यादा स्वस्थ रख सकती है या फिर नहीं, ये सब काल्पनिक बात जी है? जी। जो गोचर भूमि जो है वो प्रकृति का बहुत बड़ा अंश है, और हम प्रकृति की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। चलो तो उदाहरण से समझाएं आप, किस तरह से? उदाहरण स्वरूप आजकल आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में एक कॉन्सेप्ट है जो अभी आया है, जो वहाँ के प्राकृतिक किसान हैं वो लेकर आ रहे हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो ये आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो ये प्रकृति से प्रेरित है। अब हम यहाँ देखेंगे जी, कि दिखाएं, आ जाए। 3 फुट इंटू 3 फुट, मतलब लगभग 1 गज में हम यहाँ देखेंगे कि कितने प्रकार की वनस्पति है। एक ये है, ठीक है, ये इसको देखेंगे जी। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। जी, बताएं। किसी अज्ञानतावश हम उनको पहचानना ही भूल गए हैं। ठीक है, एक ये है स्टाइलो, एक ये वनस्पति है। ठीक है। इनमें से कुछ ऐसी होंगी, हो सकता है गाय इनको ना खाती जी हो। जी जी। तो लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे जी, ये है पुनर्नवा, किडनी और लीवर के लिए सुपर टॉनिक। ठीक है, एक ये है जी। ये इनको ध्यान से देखेंगे तब पता लगेगा कि ये आपस में अलग अलग हैं, एक दूसरे
तो इंसान ने मोनोक्रॉपिंग ला करके छोड़ दी है, जी, जबकि मैं प्रकृति पांच ये प्रकार देखें, की घास सुरनाली, यहाँ कलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, सुरनाली, और ठीक है, अभी मैं खाएगी, और देख रहा खाएगी, हूँ। दे दो उसको, लो, ठीक है। लो। तो तितली इसका नाम है जी। 5 प्रकार की घास मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। ये है, ये आजकल बाजरे के खेतों में भी आपको जी, दिखाई जी। देगा। मोथरिया इसको बोलते हैं। मोथरिया जी, तो ऐसे अगर मैं देखूंगा तो लगभग 1 गज के क्षेत्रफल में हमें लगभग 20 प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो मल्टी क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से प्रेरित है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को पोषण देते हैं। जैसे आप देखेंगे इसकी जड़ों में एक अभिक्रिया होती है, जो भी उसको बोलते होंगे, इंग्लिश में नाम होगा उसका, ठीक है। तो ये किसी न्यूट्रिएंट का फिक्सेशन करता है जमीन के अंदर, जो कि इसके लिए फायदेमंद हो, इनपुट का काम करता है। ये जो प्रक्रिया ये वनस्पति जो करती है वो दूसरे का सहायक है जी। तो अगर हम देखेंगे तो ये गोचर में ही संभव है। अगर आप अपने खेत में उगा कर भी खिलाना चाहेंगे तो संभव नहीं होकर। तो इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या जुड़ाव है वो बताएं, वो समझाएं जी। हम देखेंगे जितने जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो चली हुई हैं वो आजकल जो चली हुई हैं उनमें से अधिकतर है जो किसी न किसी पोषक तत्व के इम्बैलेंस के कारण है। तो और जब गोचर में जब गायें चरती हैं तो ये अपने इच्छा के अनुसार और अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार जो इनके लिए उपयुक्त होती हैं उस वनस्पति का ये सेवन करती हैं, और शाम को जब ये घर जाकर दूध देगी तो उसके सारे पोषक तत्व हमारे उसमें आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, दूध में आ जाएंगे, छाछ में आएंगे। तो ये आपसे ही मैंने ये सुना है एक बार कि ये वनस्पति ये गाय नहीं खा रही है, ये हम खा रहे हैं, जो कि बहुत गहन विचार है। तो पुनर्नवा जी, इसी को इसके कुछ एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और होम्योपैथी दवाई इसकी बना देंगे। पुनर्नवा के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजुविनेटिंग पावर होती है। आपकी सेल्स जब डाई करने मरने लगती हैं तो उनको ये पुनर्जीवित कर सकती है। एक किसी प्रकार के कैंसर में भी इसको उपयोगी बताया गया है, और इसमें बहुत सी चीजों में ये उपयोगी है। और हम बात करते हैं बीमारियों के उपचार की, उपचार से भी बड़ा है आयुर्वेद कहता है कि अपनी जीवन शैली को ऐसा रखिए कि आपको बीमारियां आपके आसपास ही ना आए। तो ये इस वनस्पति अगर आपके शरीर में किसी न किसी रूप में अगर जाती रहेगी तो आपको चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हर चीज आप इस तरह से संतुलित रखें कि आपको बीमारियां हो ही ना। तो वो हमें अच्छा देखने को मिला इन युवाओं का ज्ञान, और यहाँ पर गोचर अब जीवंत हो उठा है क्योंकि सावन का जो महीना है वो निकट है। भाई बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो ये देखें, तीनों युवा साथी हैं, तीनों अपने अपने क्षेत्र में प्रबल हैं, मजबूत हैं, और इन्होंने जो अपने विचार यहाँ पर साझा किए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।